यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लगभग 2 सप्ताह बीत चुके हैं। प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद आप सभी ने ऑफिशियल आंसर की से अपनी पूरी बुकलेट को जांच लिया होगा। अब बात आ रही है कट ऑफ की कि एक्चुअल में कट ऑफ क्या जाएगा। आज के सेशन में मैं आपको कट ऑफ प्रेडिक्शन, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद और अभी कुछ प्रश्नों पर आपत्तियां हैं, आपत्ति वाले प्रश्न भी मैं आपको बताऊंगा और आपत्ति वाले प्रश्नों का मैं आपको प्रमाण के साथ उस पर मैं डिटेल से एक अलग से सेशन रखूंगा जिसमें हम प्रामाणिक बातें करेंगे कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन गलत क्यों है और आयोग को आपको कौन कौन से प्रमाण सबमिट करने हैं। तो आज के सेशन में सबसे पहले बात हम करने जा रहे हैं, ये देखिए आज ही का जो है न्यूज है। ये हमेशा होता है, आयोग 150 प्रश्न जो बनाता है कभी पूरी तरीके से आज तक नहीं हुआ कि पूरी तरीके से पेपर सही रहा हो। चाहे यूपीपीसीएस की बात करें, मैं चूंकि विभिन्न लोक सेवा आयोग के छात्रों को पढ़ाता हूं, आईएएस के स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, तो यही स्थिति लोक सेवा आयोग की तो है ही है। पीसीएस में हर बार, पिछली बार 2024 के पेपर की भी यही स्थिति थी, यही स्थिति अन्य लोक सेवा आयोगों की भी है। पता नहीं क्यों ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है छात्रों का कि जो भी पेपर हम देते हैं उस पेपर में ये जो आपत्ति वाला मुद्दा है, क्योंकि देखिए एक एक नंबर पे हजारों की संख्या में छात्र होते हैं और एक नंबर छोड़िए, जो डेसिमल नंबर होता है ना, दशमलव पे भी बच्चे, एक एक दशमलव पॉइंट पे भी बच्चे होते हैं। अब यहाँ पर ये जो आपत्तियां आती हैं, इन आपत्तियों के अभी तो देखिए कई सारे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको भी बता भी रहा हूं यहाँ पर। अभी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन आयोग को या तो डिलीट कर देना चाहिए या तो रिवाइज आंसर की जारी करनी चाहिए और उसी के आधार पर कट ऑफ बननी चाहिए। और इसके बाद में कट ऑफ भी आपको बताऊंगा कि यदि आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो अब आप लोग निश्चिंत होकर के मेंस के लिए लगिए। एक खुशी की बात यह है कि मैं आप सभी के लिए मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा हूं जिसका नाम है लिखना सीखें। लंबे समय काल से यह कार्यक्रम मेरा चल रहा है। अब इस कार्यक्रम को यूपीपीसीएस के संदर्भ में एक व्यापक स्तर पर भी मैं आरंभ करने जा रहा हूं। आप सभी का स्वागत रहेगा। आप सभी लिखना सीखें कार्यक्रम से जरूर जुड़ें। यह कार्यक्रम आजाद आईएएस लाइव चैनल पे लाइव रहेगा और इसका जो रिकॉर्डेड सेशन है हमारे सारे जितने भी छात्र हैं सभी छात्रों को पहुंचाया जाएगा। ठीक है, लाइव सेशन में जुड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आंसर राइटिंग आप बढ़िया से कर पाएंगे। तो सबसे पहले चीज देखिए, ये न्यूज एक बार देख लेते हैं। लगभग मेरे भी नजरों में 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस बार विवाद में हैं। ठीक है, 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो विवाद के घेरे में हैं और ये जो है बहुत सारे छात्र भेज भी रहे हैं। देखिए थोड़ा सा एक बार न्यूज को देख लेते हैं। यूपीपीसीएस के द्वारा जो है 12 अक्टूबर को जो प्रीलिम्स एग्जाम हमारा हुआ था 2025 का, करीब लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर आपत्तियां हम दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें बच्चे मतलब आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। मेरा मानना है कि आपत्ति दर्ज कराने के साथ साथ आयोग को यह क्वेश्चन हटा ही देना चाहिए। जैसे कि मैं 2 क्वेश्चन अभी पहले आपको बताता हूं। एक तो अटल सुरंग वाला क्वेश्चन जो था, अटल सुरंग के क्वेश्चन में जो है, जो देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, आयोग में एक छोटी सी भाषा में भी यदि बदलाव हो गया ना तो भी गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, उसकी लंबाई को लेकर के जो डेटा है कि विश्व की सबसे लंबी सुरंग है, वैसे विश्व की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग नहीं है। ठीक है, लेकिन जो हाईएस्ट है, सबसे ऊंचाई पर अवस्थित सुरंग है, उसमें अटल सुरंग का नाम आता है और ये इंडियन गवर्नमेंट के डेटा के अंतर्गत है। तो देखिए इसमें भी न्यूज़पेपर में भी अटल सुरंग को लेकर के एक बात की गई है। अभी मैं इस पे स्पष्ट और बातें करूंगा आपको। अटल सुरंग से संबंधित जो प्रश्न का जवाब है, आयोग ने विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है सही माना है, जबकि एनसीईआरटी और सरकारी साक्ष्यों के आधार पर यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग और ये सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में बनाई गई है। अब इसको लेकर के मैं आपको एक बार क्वेश्चन पे बताऊंगा। तो एक तो अटल सुरंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरी बात, एक क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, वो जो इंटरनेट यूजर वाला क्वेश्चन है उस पर भी अभी आएंगे। अभी क्वेश्चन में एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो यहां पर भी कई सारे क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन को लेकर के बात करेंगे। कुछ योजनाओं को लेकर क्वेश्चन है, जैसे कि लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट लाइफ कार्यक्रम को लेकर के भी जो है क्वेश्चन था। तो अभी मैं सभी पे एक एक करके बात करूंगा। इतिहास के प्रश्न भी गलत हुए हैं, जो आपके जो सन्यासी विद्रोह,
जो है आपका कूका जो आंदोलन थे, और पबना था आपका, ये सब जो है ना, इनको लेकर के भी आयोग की जो आंसर की आई है उसमें आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। कहां पे क्या आपत्तियां दर्ज कराना है, इनको लेकर के भी हम डिस्कस एक एक करके करेंगे। तो मल्टीपल क्वेश्चन है, ये न्यूज जो है आपकी आज के न्यूज़पेपर की है। अब एक बार जो है मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं और आपको भी संभवतः चीजें समझ में आएंगी। जहां पे गड़बड़ हो सकती है और जहां पे आपत्तियां आपको दर्ज करनी चाहिए, इनके जो ऑफिशियल क्या आंसर होना चाहिए, सोर्सेस क्या आपको लगाना है, ये भी मैं आपको अलग से सेशन उसका बनाऊंगा। अभी मैं जनरली आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। ये जो आयोग के द्वारा आंसर की जारी की गई, उसका क्वेश्चन नंबर 89 परिस्थिति तंत्र से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। और परिस्थिति तंत्र से जुड़े हुए क्वेश्चन में यहां पर जो है, इसमें जैसे यहां पे 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ता के अगले उच्च स्तर तक पहुंचना, यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ ना होकर के ऊर्जा से जुड़ा हुआ बात था। तो ये कहीं ना कहीं पे एक क्वेश्चन आपका डिबेटफुल होगा 89 नंबर। ठीक है, मैं एक बार सारे क्वेश्चन आपको बता देता हूं, फिर इनके लेकर हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी वगैरह से भी ये सोर्सेस सारे हम इकट्ठा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 112। 112 में जो मुझे आपत्ति लग रही है, ब्राजील में सेल्वास वाला ये है। हाँ ठीक है, ये ब्राजील के भूमध्य रेखीय वर्षा वनों को सेल्वास कहते हैं, ये स्टेटमेंट तो सही है। लेकिन जो दूसरी बात है, टेरा रोक्सा वाली बात जो है, टेरा रोक्सा गहरे काले रंग की नहीं होती। यहाँ पे जब रंग की बात आती है, चूंकि स्पष्टता गहरे काले रंग की उपजाऊ भूमि को लेकर के स्टेटमेंट दोनों सही बोले गए हैं। एक्चुअल में जब आप इसे देखेंगे तो ब्राजील क्षेत्र में लगभग पर्पल कलर का जो है पूरा का पूरा रेतीला लैंड होता है, ये पूरा का पूरा, इसी को टेरा रोक्सा के तौर पे कहते हैं। तो संभवतः ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि इसमें भी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। इसको लेकर ऑफिशियल जो भी चीजें होंगी मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन हिंद महासागर वाला जो पूछा गया था इरीथियन सी को लेकर के, वैसे आपने एक जो है बुक पढ़ी होगी, पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी, एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है। तो वहां पे इरीथियन सागर को लेकर के कई जगह पे रेड सी का नाम भी आता है, इरीथियन शब्द लाल सागर से जुड़ता है। कई जगह पे उसी चीज को हिंद महासागर के साथ भी जोड़ा गया है। तो अभी इस पे थोड़ा सा प्रमाण और सोर्सेस को इकट्ठा करना है। संभवतः क्वेश्चन नंबर 130 है। ठीक है, मैं इस पे और स्पष्ट आपको बताऊंगा। लगभग यहाँ पे इरीथियन शब्द जो यूज हुआ है, इसको लेकर के भी डिबेट है। संभवतः ये लाल सागर के संदर्भ में है। यदि हिंद महासागर को लेकर के भी इस पे जिक्र है, तो इसको लेकर के भी हम एक बार बात करेंगे। मैं इस पे प्रामाणिक आपको रिसोर्सेस के साथ चीजें बताऊंगा। अभी ये जो मोटा मोटी मैंने पूरे पेपर को देखा है और क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किए, उस आधार पे मैं आपको चीजें बता रहा हूं। बाकी डेप्थ में आकर के मैं आपको इसको आगे बता दूंगा। ठीक है, अभी आगे हम एक बार प्रामाणिक पूरी तरीके से चीजों को देखते हुए चलेंगे, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 116 है। ये क्वेश्चन जो है, ये भी मतलब क्या है, कई बार क्या होता है कि जब भी कोई कार्यक्रम, कोई योजना, या हमारा जो भारत सरकार का चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के द्वारा समय समय पर बहुत सारे चुनाव नवाचार किए जाते हैं। तो उस नवाचार को पहली ही बार में पूरे देश में लागू नहीं किया जाता है। चाहे वो मतदाता फोटो पहचान पत्र बना हो, चाहे आपका ईवीएम की बात हो, चाहे आपका बीबीपीएटी हो, है ना, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल हो, या नोटा भी जो आपका चालू किया गया। तो एक्चुअल में जो इसकी डेट है, चूंकि यहाँ पे आयोग ने देखिए क्या कहा है, पहले से लेके आखिरी तक के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इन सबका मतलब, जैसे मतदाता फोटो पहचान पत्र जो है ना, आपका सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था जब सिक्किम में इलेक्शन थे। ठीक है, तब इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये बात है 1979 की। इसके बाद ईवीएम आपका जो है आया, और ईवीएम भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ मतलब तुरंत पूरे देश में लागू कर दिया गया। ईवीएम पहले जो है देश में अलग अलग, मैंने जैसा कि आपको बताया कि चीजें जो है ना बहुत जो है कभी भी आती हैं तो पहले एक चरणबद्ध तरीके से आती हैं। तो ईवीएम 19 मतलब इनका जो एक ट्रायल फेज होता है, यदि हम उन सब आधारों पर देखें तो डेट बहुत फ्लक्चुएट होंगी यहाँ पे, इनको भी हमें एक बार देखना पड़ेगा। जो है आपका बीबीपीएटी जो आया था 2013 में मिजोरम में लाया गया था फर्स्ट टाइम, और पूरे देश भर में फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, फिर 2017 में हर जगह ज्यादातर। तो ये फेज वाइज फेज आए, चरणबद्ध तरीके से चीजें आई हैं।
नोटा की बात करें तो नोटा 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ है नवंबर के महीने में। तो ओवरऑल थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, मैं एक बार इस पे ऑथेंटिक आपको प्रमाण के साथ चीजें आपको स्पष्ट कर दूंगा। बट ये वाला क्वेश्चन भी 116 नंबर क्वेश्चन भी आप चैलेंज कर सकते हैं। अभी मैं एक बार आऊंगा आप लोगों के पास और आप लोग भी मुझे एक बार कमेंट में बताइएगा। ये कुछ क्वेश्चन हैं और जिनका प्रभाव पड़ेगा, देखिएगा आयोग भी क्वेश्चंस को देखता है, कुछ ना कुछ इनका इंपैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और ये पूरी की पूरी आप देखते हैं कट ऑफ, मतलब पूरी की पूरी कट ऑफ आपकी डिस्टर्ब होती है इससे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 141 है आपका, इतिहास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इस पे भी डिबेट है बिल्कुल पूरी तरीके से। और मेरा मानना यह है कि जिस क्वेश्चन में थोड़ा भी गड़बड़ है आप उस क्वेश्चन को बाहर ही कर दीजिए, क्योंकि जो बच्चा पढ़ के गया है, आमतौर पे ये वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा नुकसान होता है जो बच्चे की तैयारी अच्छी है, क्योंकि वो क्या है डेप्थ में चीजों को देख करके क्वेश्चन के आंसर निकालता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये जो विद्रोह दिए गए हैं कालानुक्रम को लेकर, सन्यासी विद्रोह सबको पता है, ठीक है। एक लंबे टेन्योर पे कोई भी विद्रोह चलता है या कोई भी जो है आपका आंदोलन चलता है, तो ये सन्यासी विद्रोह तो सबको पता है 1770 से लेकर के 1820 एक लंबा टेन्योर इसका रहा। इसके बाद नील जो आपका है ये लगभग 1859 से लेकर के 1860, मतलब वही टाइम पीरियड जब मतलब 1857 की क्रांति के बाद हुआ था नील विद्रोह। पवना जो है आपका 1873 से 1876 है। और कूका विद्रोह की दो डेटे हैं, दो फेज में, एक 1840 और एक 1872। तो यहां पे आयोग को यह देखना होगा कि एक्चुअल में आयोग जो है कहीं ना कहीं पे जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस पे किसको आधार बना रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका एक चैलेंजिंग है, इस पे भी हम बात करेंगे। जो है इस पे भी मैं आपको एविडेंस के साथ चीजें बताऊंगा। एक ये मेरे साथ एक क्वेश्चन ये है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 140 है, ये आपका बंगाल विभाजन को लेकर के है। देखो यदि हम बारीकी से जाके चीजों को देखते हैं ना तो चीजें हमें कुछ अलग लेवल पे दिखती हैं। मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 140 पे चलता हूं। हाँ, अच्छा, ये सी शेड कब आ गया इसी में। हाँ, 140 आपका लिखा हुआ है 1911 में घटित क्या क्या घटनाएं हुई थी। बंगाल विभाजन का रद्द करना, ठीक है। दूसरा, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन, एक्चुअल में यह घटना 1912 में हुई थी। हाँ, राजधानी का दिल्ली से कलकत्ता परिवर्तन 1911 में हुआ था। यदि आयोग इस पूरे सेंटेंस में यह बात कहता कि कब राजधानी परिवर्तन की घोषणा की गई तो संभवतः यह स्टेटमेंट सही हो जाता, स्टेटमेंट नंबर 2। लेकिन जब राजधानी परिवर्तन की बात है तो यह घटना, यह इवेंट घटा है 1912 में, है ना। चाहे वो बंगाल से जो है बिहार को अलग किया गया था, इसी टाइम पे बिहार का भी स्टैब्लिशमेंट हुआ है। तो बंगाल का विभाजन रद्द होना, ये घोषणा एक तरीके से रद्द करने की घोषणा 1911 की घटना है। बट कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन 1912 की घटना है। घोषणा जरूर एक साथ की गई थी, 1911 में की गई थी, बट यहां पर कहीं पर भी घोषणा की बात नहीं की गई है। आप देखिए इंग्लिश में भी देखेंगे तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो एक्चुअल में ये वाला स्टेटमेंट यदि आप गहराई से जाएं, बारीकी से जाएं, तो इस स्टेटमेंट को भी आपको गलत मानना चाहिए, जबकि आयोग ने दोनों स्टेटमेंट को सही माना है। तो हो सकता है आयोग ने इसको घोषणा मान के किया हो, लेकिन वही है जब आप गहराई पे जाकर चीजों को देखते हैं तो यही डायरेक्शन थोड़ा सा अलग हो जाती है। अब मैं देखिए बहुत बारीक लेवल पे बात कर रहा हूं आपको, और पेपर को जितना मैंने देखा है उस आधार पे डिस्कस हो रहा है। इंटरनेट यूजर वाला डेटा भी मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हम चैलेंज हमें करना चाहिए, आयोग को इस क्वेश्चन को डिलीट भी करना चाहिए, क्योंकि इसमें मिला जुला जो है डेटा है। इस पे एक आर्टिकल आपका इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था, एक आर्टिकल आपका पीआईबी में भी आया था। पीआईबी में तो लगभग 954 के आसपास जो है 954 मिलियन इंटरनेट यूजर बताए गए थे इंडिया में। तो ओवरऑल उसके आसपास है ये, ठीक है, उसके आसपास आप देख सकते हैं इंग्लिश में मोर देन शब्द यूज किया गया है। तो ओवरऑल मतलब आप समझिए कि ठीक है, ये पीआईबी के हिसाब से तो सही है। लेकिन मान लीजिए कोई छात्र ऐसा है जो इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल को पढ़ के जाता है या अदर रिसोर्सेज से पढ़ के जाता है, तो एक ही चीज के अलग अलग सोर्सेज होने के कारण से भी डिस्टरबेंस है। तो ये क्वेश्चन और ये डेटा बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होता है। तो आयोग हो सकता है पीआईबी का डेटा मान करके इसको उसमें ना ले, बट मेरा मानना है कि जब कभी मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल इंफॉर्मेशन एक क्वेश्चन पे हमारी अवेलेबल होती है, और हमारे जो न्यूज़पेपर भी है ना वो भी ऑथेंटिक सोर्स ही है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। और जो नामी गिरामी न्यूज़पेपर द हिंदू हो गया या इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ये आधार बनते हैं। तो पीआईबी को यदि आधार माना जाए तो ये सही हो जाएगा, आयोग
का ये क्वेश्चन हम चैलेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन ओवरऑल आयोग को इसे भी कंसीडर करना चाहिए, इंटरनेट यूजर वाला क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है। बाकी कुछ क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे बच्चों के मैसेज और हैं, मैं भी उस पर बात करता हूं। जैसे एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 मतलब बहुत एक तरीके से क्वेश्चन ऐसे आए थे जो कथन कारण से जुड़े हुए क्वेश्चन थे या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 35, हाँ देखिए ये क्वेश्चन आपके समझ पे आधारित क्वेश्चन है। उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन सही है, हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। ये बात सही है क्योंकि पूरा का पूरा तराई रीजन में अवस्थित है। तो जो हिमालय की संपूर्ण क्षमता है, उस संपूर्ण क्षमता का उपयोग यूपी और बिहार नहीं कर पाते हैं। ये बात जरूर है कि यहाँ पे कई सारे डैम बने हुए हैं, छोटे छोटे डैम बने, चाहे कोसी बैराज हो या अन्य बहुत सारे डैम बनाए गए हैं, पीलीभीत है या कई जगह पे। लेकिन यदि आप इसको क्वेश्चन को सही से समझे तो आप सही बात है, क्योंकि हिमालय नेपाल में अवस्थित है, तो उसमें जो जल की पूरी क्षमता है वो क्षमता का उपयोग नेपाल में ही की जा सकती है, हिमालय का। तो ओवरऑल इस हिसाब से यदि आप देखें कि भाई उत्तर प्रदेश और बिहार तराई रीजन में आता है, भाबर क्षेत्र में आता है, या पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र है, खादर और बांगर का क्षेत्र है, तो उस आधार पर इस स्टेटमेंट को भी सही माना जा सकता है। बहुत सारे बच्चे इसके संदर्भ में भी कह रहे हैं, आप को यदि लगता है तो आप कर सकते हैं, बट मेरा मानना है कि इस क्वेश्चन को चैलेंज करने पे बहुत ज्यादा आपको फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि गड़बड़ है, और इस पे मैं आपको ऑथेंटिक जो है इंफॉर्मेशन जो है उपलब्ध करा दूंगा। तो एक बात तो ये है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है करना चाहिए चैलेंज। आपकी जानकारी में यदि कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि अभी ये प्रथम दृष्टिया पूरे पेपर को देखने के बाद जो मुझे आपत्तियां लगी उस आधार पे मैंने आपको ये बताया है। अब इन पे मैं आगे और अच्छे से आपको स्पष्ट करूंगा। एक बार मुझे भी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको यदि किसी प्रश्न में आपत्ति लग रही है तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो यूपीपीसीएस के पेपर में ये हर बार की कहानी है, ये नहीं होना चाहिए। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि यार 150 क्वेश्चन बनाने, आयोग को कम से कम एक ऐसी टीम बनानी चाहिए जो कम से कम 150 अच्छे क्वेश्चन बना सके जिनमें गलतियां ना हो। हर बार जो है इस तरीके की मिस्टेक, पिछली 24 वाले पेपर में तो बहुत ही ज्यादा मिस्टेक थी, बहुत ज्यादा आपत्तियां थी। इस बार पेपर देखो, पेपर आसान से मध्यम स्तर का पेपर था। मैं इस पेपर को बहुत कठिन श्रेणी में नहीं रख रहा हूं, आप भी ऐसा मान के चल रहे होंगे, लेकिन फिर भी पेपर को जब हमने हल किया है तो हल करते समय बहुत सारे चैलेंजेस आपको देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हो गई एक।